लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 121 तक का सोल्यूशन हम देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 22 से सोल्यूशन देखेंगे क्या होने वाला है। 22 नंबर कह रहा है क्वेश्चन साइन एक्स इंटू साइन 2 पाई एक्स प्लस साइन 4 पाई एक्स प्लस डैश 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 साइन 2 एन पाई प्लस एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ तो एक चीज देखना पड़ेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी एंगल होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी त्रिकोणमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जितने भी त्रिकोणमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं उस सबका वैल्यू जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल के लिए 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी अगर एंगल आएगा जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होगा उसमें क्या होगा, जितने भी त्रिकोणमेट्रिक आइडेंटिटीज है उस सभी का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये चलेगा कि जैसे अगर हम 2 पाई की 2 पाई अगर हम आते हैं 2 पाई चल के, जब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जब हम 2 पाई तक आएंगे, 2 पाई से जैसे ही हम आगे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, कहने का मतलब 2 पाई प्लस थीटा, जैसे ही प्लस थीटा ही 2 पाई से आगे बढ़ते हैं 2 पाई प्लस थीटा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि साइन हो या कॉस हो उसका वैल्यू हमेशा इस एंगल के बराबर होगा, यानी साइन 2 पाई प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। इसी प्रकार से साइन 4 पाई प्लस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, इसी तरह से क्या हो जाएगा साइन 4 पाई प्लस थीटा जो होगा वो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से साइन 6 पाई यानी 2 के मल्टीपल में जितना भी चलेगा साइन 6 पाई प्लस थीटा ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होंगे उसके लिए अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का अगर वैल्यू निकालते हैं तो वो सारे क्या होंगे, वो एंगल के ही इक्वल होगा, यानी जो साइन 2 पाई प्लस थीटा हो या साइन 4 पाई प्लस थीटा हो वो साइन थीटा के ही इक्वल होगा। अगर कॉस है तो कॉस थीटा हो जाएगा, टेन रहेगा तो टेन थीटा हो जाएगा। इस तरह से चलता है, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगने वाला था, यहाँ पे यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। पहला है साइन एक्स, साइन एक्स, इसके बाद इंटू है साइन 2 पाई एक्स, साइन 2 पाई एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक एक गुना 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है। फिर आगे था साइन 4 पाई को हम लिख सकते थे 2 इंटू 2 पाई प्लस एक्स। इसी प्रकार से जब सीरीज आगे चलेगा तो आगे हम लिख सकते थे साइन साइन 3 इंटू 2 पाई प्लस एक्स। इस तरह सीरीज चल रहा था। लास्ट में ये जा कहाँ तक रहा है, तो ये जो सीरीज जा रहा है वो जा रहा है साइन 2 n पाई प्लस एक्स। तो कहने का मतलब ये जो सीरीज चल रहा था यहाँ से जो पाई है वो सब 2 का मल्टीपल है, और 2 के मल्टीपल में जितने भी यहाँ से सीरीज चलेगा 2 के मल्टीपल में, और जो वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं साइन एक्स के इक्वल ही आएगा। कहने का मतलब यहाँ से जो वैल्यू आता वो साइन एक्स आता, फिर यहाँ से जो वैल्यू आता साइन 4 पाई प्लस एक्स का ये भी साइन एक्स ही आता, प्लस ये आगे जो भी चलता वो साइन एक्स के ही बराबर आता। कहने का मतलब जब ये सीरीज चल रहा था इस तरह से कहाँ तक सीरीज गया है तो एन तक गया है, तो कहने का मतलब साइन एक्स को जब लगातार जब एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स को जब एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन का पावर साइन एक्स का होल पावर एन, यानी इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का होल पावर एन, इस तरह से। तो ये कब तक था, जब यहाँ से हम आगे बढ़े थे तब, ये जो है यहाँ से आगे जब हम बढ़े थे तब का ये है साइन एन एक्स, इस तरह से। एक पद यहाँ पे एक पद छूट रहा है साइन एक्स, जब साइन एक्स को भी यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा साइन साइन एक्स, इस पे पावर हो जाएगा एन प्लस वन, इस तरह से चलेगा, यानी ये हो जाएगा साइन एन प्लस वन इंटू एक्स, इस तरह से चलेगा। ऑप्शन में ये होना ये था, जबकि इस ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ नहीं था, ऑप्शन में दिया हुआ है साइन एन एक्स, इस तरह से। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीपीएससी जो है आंसर किसको सटीक मानता है, साइन एन एक्स को मानेगा या इस तरह से इसको मानेगा। अगर इसको मानेगा तो आंसर ये होगा, नहीं तो उपयुक्त में से कोई भी आंसर नहीं होगा, ऐसा इसका आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ से एन टाइम्स ये जब सीरीज चल रहा है तो ये जो वैल्यू होता वो इतना आता जब इसको इंक्लूड नहीं करते तब, लेकिन जैसे हम इसको इंक्लूड करेंगे वैल्यू यहाँ पे एन प्लस वन हो जाएगा उस कंडीशन में। अब 127 नंबर देखते हैं क्या था।
127 नंबर क्वेश्चन है। एक सौ मीटर लंबाई एक मीनार का छाया का लंबाई है 100√3 मीटर। तो छाया और मीनार की कोटि के बीच का कोण क्या है? यानी सवाल ये कह रहा है एक मीनार है 100 मीटर लंबा और इसकी छाया की लंबाई दिया हुआ है 100√3। छाया और मीनार की बीच का कोण दिया हुआ है, यानी अगर ये छाया, ये अगर मीनार है, इसकी छाया की लंबाई अगर ये है, तो ये जो छाया है बन रहा है और ये जो मीनार की चोटी है, इस दोनों के बीच का कोण दिया हुआ है। कोण निकालना है, कोण पूछा है, दोनों के बीच का कोण क्या होगा निकालिए। तो जब एंगल की बात हो तो एंगल के किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में जो भी हम कोण लेते हैं न्यून कोण थीटा, उसके जस्ट अपोजिट साइड का जो भुजा होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी वो जो भुजा होगा वो पी होगा। और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, एच बोलते हैं। जो बच गया भुजा वो बी होता है। तो कहने का मतलब पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, वो थीटा निकालना था। पी और बी का रिलेशन या तो टेन थीटा में आता है तो कॉट थीटा में आता है। तो हम टेन और कॉट में से कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज हम कर सकते थे। यहाँ पे डायरेक्ट हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। यहाँ से पी का वैल्यू कितना है 100, बी का वैल्यू कितना था 100√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू आएगा 1/√3। और 1/√3 जो होता है टेन के कंडीशन में 1/√3 का वैल्यू तब होगा जब थीटा होगा 30 डिग्री। तो कहने का मतलब जो कोण बनेगा दोनों के बीच का वो 130 डिग्री होगा। 124 नंबर क्वेश्चन है एक कोण और उसका पूरक कोण का योग का कोसाइन क्या होगा? उसका पूरक कोण, जैसे मान लेते हैं कोण है थीटा, तो थीटा का जो पूरक होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसके कोण का, इस दोनों कोण के योगफल का कोसाइन पूछा है, यानी जब इस दोनों कोण को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसका कोसाइन पूछा है, यानी cos 90 का वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। इसका जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री होता है। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पूछा है cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से डायरेक्ट कुछ नहीं करना था, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना था। ये हो जाएगा, इसको डायरेक्ट जोड़ना था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बटे यहाँ पे इसके नीचे में है साइन थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, दोनों के जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। ये हो जाएगा मेरा ऊपर cos स्क्वायर थीटा, एक से जब डिवाइड करेंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर साइन थीटा से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी 1/sin थीटा। और 1/sin थीटा जो होता है वो cosec थीटा होता है। कहने का मतलब जो वैल्यू आएगा cosec थीटा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रूट अंडर 1 + sin थीटा बटे 1 + sin थीटा। जब रूट के अंदर में इस तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जब आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना करना होता है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते थे, हम इसको ऐसे लिख सकते थे रूट अंडर 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा है, जिसको हम लिख सकते थे रूट अंडर 1 - sin थीटा। देख करके इसका आंसर दिया जा सकता था। साइन चेंज करके ऊपर नीचे हमको गुना करना पड़ेगा, यानी 1 + sin थीटा है तो ऊपर हमको गुना करना पड़ेगा 1 - sin थीटा से, बटे नीचे गुना करना पड़ता है 1 - sin थीटा से। तो ऊपर 1 - sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा रूट के अंदर दो बार गुना में है, वो लिखाएगा, एक बार बाहर निकलेगा तो 1 - sin थीटा हो जाएगा, बटे रूट के अंदर में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा है। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा होता है 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा होता है cos²थीटा। और रूट के अंदर में जब cos²थीटा का जब वैल्यू लेंगे, रूट अंडर cos² थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos थीटा, यानी नीचे वहां जाता है मेरा cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से सेपरेट अगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। और 1/cos थीटा होता है मेरा sec थीटा, माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा। तो इसका वैल्यू कहीं ना कहीं sec थीटा माइनस tan थीटा आने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर क्या था। बोला गया है कि अगर cos 50 डिग्री का वैल्यू 0.6428 है तो साइन साइन 40 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। फॉर्मूला, एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा, या cos
90 डिग्री माइनस थीटा को लिखा जाता है साइन थीटा। ठीक है, हमसे पूछा है साइन 40 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं, साइन 40 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। यानी यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे वही थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे कॉस रहेगा तो साइन के साथ आएगा थीटा, अगर यहाँ पे साइन रहेगा तो यहाँ कॉस के साथ आएगा। यानी हमसे पूछा है साइन 40 डिग्री का वैल्यू, तो कहने का मतलब हमें अगर यहाँ पे साइन 40 रखना है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कॉस होगा। अब यहाँ से cos 90 डिग्री माइनस जब 40 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा cos 50 डिग्री, और cos 50 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ 0.6428, 0.6428। तो कहने का मतलब cos 50 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो sin 40 डिग्री का होगा। और डायरेक्ट आंसर दे करके भी दिया जा सकता था। अगला पूछा है cos 90 प्लस sin 0 बटे cot 30 का मान बता दीजिए क्या हो गया। तो वेरी बहुत ही आसान सवाल था, अगर आपका वैल्यू अगर मान याद है तो इजी वे में बन जाता। अब पूछा गया cos 90 का मान क्या होता है। तो cos 90 का मान होता है 0 प्लस sin 0 का मान क्या होता है 0 बटे, अब ऊपर जब 0 आ गया, नीचे जब किसी भी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है आंसर मेरा 0 आने वाला था। आंसर मेरा क्या होगा 0 होगा। 129 में क्या पूछा है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4 ए का मान पूछा है। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 है, तो क्वेश्चन पूछा था कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4 ए का वैल्यू आप बता दीजिए क्या होगा। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते थे, साइन ए को यहाँ से लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए होता है मेरा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यानी साइन ए का वैल्यू कितना आने वाला था, तो साइन ए का वैल्यू आने वाला था कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से पूछा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4 ए का वैल्यू बता दीजिए। तो कॉस स्क्वायर ए के जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते थे साइन ए प्लस कॉस 4 ए का वैल्यू पूछा है, कॉस पावर कितना था 4 ए। तो यहाँ कहने का मतलब जब इसका स्क्वायर जब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पावर 4, तब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कॉस पावर 4 ए का वैल्यू क्या होगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से कहने का मतलब ये जो वैल्यू होगा वो साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 1 दिया हुआ था। कहने का मतलब इसका जो वैल्यू आता 1 आता। 130 का क्वेश्चन देख लेते। 130 में डायरेक्ट 130 में क्या था, वैल्यू पुट करना था और बनाना था। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से होगा 1/4 प्लस 2 इंटू टेन 60 होता है √3, और जब उसका स्क्वायर करेंगे √3 का तो सिर्फ 3 होगा, सिर्फ 3 होगा। यानी यहाँ से होगा 1/4 प्लस 2 गुना 3 माइनस 5 गुना cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो 1/4 प्लस 6 माइनस 5√2। इसको डायरेक्ट क्या करना था, हल कर लेना था। तो हल करते तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 1 25/4, 25/4 माइनस 5/√2, यानी ये हो जाता है 4√2, 4√2 ये हो जाता है 25√2 और माइनस 20। ठीक है, इतना होता। आंसर इस तरह से नहीं दिया हुआ था, तो आंसर कहने का मतलब इसको जब हल करेंगे तो इस जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इस तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आगे, एक आवर्ती बंटन में माध्यिका और माध्य दिया हुआ है, बहुलक पूछा है। तो माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। बहुलक पूछा था तो यहाँ से हम लिख सकते थे 3 गुना माध्यिका का वैल्यू कितना था 28 माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना था 30, इसको गुना करके हल कर लेते तो आंसर आ जाता। ठीक है, इजी था। 132 में क्या पूछा है, प्राकृत संख्या का समुच्चय से लेना है, यानी एक संख्या जो 2 और 3 द्वारा विभाज्य हो का प्रायिकता क्या प्रायिकता निकालिए। यानी ये क्वेश्चन पूछा है कि प्राकृत संख्या में से 2 और 3 से विभाज्य होने वाले जितनी भी संख्याएं होंगी वो उसकी प्रायिकता कितनी होगी। क्वेश्चन पूछा है एक प्राकृत संख्या का समुच्चय में 2 और 3 से विभाज्य होने वाली जो संख्याएं हैं उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखना पड़ेगा 2 और 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है।
तो 2 और 3 से जो संख्या विभाजित होगी वो कहीं ना कहीं 2 और 3 का मल्टीपल होगा। यानी कहने का मतलब एक ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है वो पहली संख्या हो जाएगा 6। इसके बाद जो भी संख्या विभाजित होगी वो 2 और 3 का मल्टीपल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो भी संख्याएं होगा, जैसे एक संख्या निकल गया 6, 6 जो है वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। 6 जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो अगला जो संख्या होगा विभाज्य वो 12 होगा, फिर उसके बाद 18 होगा, यानी 6 6 के मल्टीपल में होगा। अब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। तो अब हमें ये पता नहीं है कि प्राकृत संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं प्राकृत संख्या से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से आगे कहाँ तक जाएंगे तो एन तक जाएंगे। तो यहाँ से अब देखा जाए 6 6 का जो ग्रुप बनेगा, यहाँ से जब 6 6 का ग्रुप बनाएंगे, जैसे एक 6 संख्या ग्रुप बन गया यहाँ पर, फिर आगे जो भी 6 संख्या ग्रुप बनेगा, फिर आगे जो भी 6 संख्या ग्रुप बनेगा, उसमें से केवल एक ही संख्या ऐसी होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। जैसे इस 6 संख्या के ग्रुप में से केवल एक संख्या 6 विभाज्य है 2 और 3 से। फिर अगला जो संख्या बनेगा 6 संख्याओं का जो ग्रुप बनेगा उसमें एक संख्या डिविजिबल होगा जो कि 12 है। फिर अगला जो 6 का ग्रुप बनेगा उसमें से एक संख्या विभाज्य होगा 2 और 3 से जो कि 18 होगा। कहने का मतलब जितनी भी संख्याएं हैं 1 से लेकर n तक, उसको अगर हम 6 6 के ग्रुप में बांटेंगे तो प्रत्येक ग्रुप से एक ही संख्या ऐसा निकलेगा जो 6 से क्या होगा विभाज्य होगा। तो अगर मेरा मान के चलते n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है, उसमें से 6 6 का जब ग्रुप बनाएंगे तो मान लेते हैं 6 6 का x ग्रुप बना, तो 6 6 का x ग्रुप बना, एक ग्रुप में से सिर्फ एक ही संख्या निकलेगा जो कि क्या होगा 6 से 2 और 3 से विभाज्य होगा। और ऐसा x ग्रुप है तो कहने का मतलब एक ग्रुप से एक निकलेगा, तो x ग्रुप से ऐसा कितना संख्या निकलेगा तो बोलेंगे 1 इंटू एक्स बटे। अब जो भी टोटल संख्या है तो टोटल ग्रुप कितना है, तो जैसे एक ग्रुप में से एक निकल रहा है संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य है, ऐसा ऐसा कितना ग्रुप है तो बोलेंगे 6 6 संख्याओं का ऐसा ऐसा कितना ग्रुप है एक्स ग्रुप है। तो 6 संख्याओं का एक्स ग्रुप, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 1 से लेकर अंत तक में 6 6 का ग्रुप तो 6x हो जाएगा। अब x x कर जाएगा तो प्रायिकता हो जाएगा 1/6, 1/6। अप्रायिकता होता क्या है, तो जितना भी टोटल आउटकम जो डिजायर्ड आउटकम्स होता है, टोटल डिजायर्ड आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर 1/6 होता। आगे 133 में क्या पूछा था अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या संबंध है। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम होता है यहाँ पे डायरेक्ट, अगर ये वाला सीरीज पता है तो। 134 से पूछा है एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या होगा, ठीक है। एन एन पहली एन संख्यक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य पूछा है, तो एन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है पहले आप वो देख लीजिए। तो ये हो जाता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1, 2n+1 अब बटे 6। पूछा क्या है वर्गों का माध्य पूछा है, तो माध्य में क्या करते हैं जितना टोटल नंबर होता है उतना से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, ये n से n कटेगा, इसका मतलब इसका जो माध्य आता है वो आता है n+1 इंटू 2n+1/6, कहने का मतलब ये आंसर आता है n+1 इंटू 2n+1/6। माध्य पूछा था ना कि वर्गों का योगफल पूछा था। अगर वर्गों का योगफल पूछता तो ऑप्शन नंबर बी होता। एक सब कह रहा है, अगला एक क्वेश्चन है, एक 6 पासे को फेंक कर 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की प्रायिकता निकालिए। यानी 6 अलग अलग पासा को फेंका गया है और सभी फलक पर अलग अलग संख्याएं आएगा, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए जब भी एक पासा को फेंका जाता है तो टोटल कितना रिजल्ट आता है, तो एक पासा को फेंकने पे टोटल 6 रिजल्ट आएगा 1 से लेकर 6 तक का। जब एक पासा को फेंकेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, एक 6 रिजल्ट आएगा। दो पासा को फेंकेंगे तो 36 रिजल्ट आएगा। तीन पासा को फेंकेंगे तो 6 × 3 यानी 216 रिजल्ट आएगा। अब कुल कितना बार फेंका गया है, तो 6 पासे को फेंका गया है, 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की प्रायिकता निकालिए। 6 पासे को फेंका गया है, तो जब 6 पासा को फेंका जाएगा तो 6 पासा से कितना रिजल्ट बनेगा, तो बोलेंगे 6 पे पावर 6, ये टोटल आउटकम हो जाएगा। अब प्रत्येक फलक पे क्या होगा अलग अलग संख्या आएगा, इस बात की प्रायिकता। कहने का मतलब ये हुआ अगर हम 6 पासे को एक साथ फेंके हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 रिजल्ट आएगा। अब प्रत्येक सरफेस पे अलग अलग रिजल्ट होगा, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो 6 पासे को फेंकने पे 6 रिजल्ट आएगा। जैसे मान लेते हैं कि पहली बार फेंके, एक पासा पर आया 1, दूसरा पासा के सतह पे आया 2, तीसरा पे आया 3, चौथा पे आया 4, पांचवा पे 5, छठा पे 6।
फिर हो सकता है कि अगला पे एक सतह पे, पहला सतह पर एक नहीं आए, दो आ जाए। हो सकता है कि दूसरा पर एक आ जाए। हो सकता है कि तीसरा वाला पे 6 आ जाए। हो सकता है कि चौथा वाला पे 5 आ जाए। हो सकता है कि इधर जो है 3 आ जाए, और छठा वाला पे मान लेते हैं कि क्या बच गया, 4 आ जाए। तो ये भी तो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज चल रहा है। हो सकता है कि पहला पर एक दो नहीं आकर के हो सकता है पहला पासे के सतह पे 6 ही आ जाए, दूसरा पासा के सतह पे हो सकता है कि 3 ही आ जाए, हो सकता है यहाँ पर एक ही आ जाए। तो इस तरह से कितना सीरीज बनेगा अलग अलग संख्याओं का, इस तरह से कुल कितना सीरीज बनेगा। तो इसमें हम कंसेप्ट लगाते हैं परमुटेशन का। कहने का मतलब ये हुआ टोटल आउटकम कितना था मेरा, 6 पावर 6। अब देखते हैं हमें क्या है, अलग अलग संख्याएं प्राप्त करना है अलग अलग सतह पे। तो मान लेते हैं कि एक सतह पर मान के चलते हैं एक आ गया, यानी हमारे पास टोटल 6 ऑप्शन होगा इस नंबर को, इस खाके को भरने के लिए। अब मान लेते हैं कि एक संख्या अगर यहाँ पे भरेंगे, इस संख्या को भरने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन है। तो पहला 6 ऑप्शन है, 6 में से हम कोई भी एक संख्या यहाँ पुट कर सकते हैं। अब बच गया मेरे पास कितना, 5। अब इस संख्या यहाँ पे जो भी संख्या आएगा, इस संख्याओं को यानी इस खाके को भरने के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन है यहाँ पर भरने के लिए मेरे पास कितना, 2 को हम भर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कितना होता है, 4। अब इस पोजीशन को भरने के लिए मेरे पास कितना तरीका है, 4 तरीका, यानी 4 जो भी संख्या बचेगा वो 4 है टोटल। तो 4 में से किसी को भी यहाँ पर रख सकते हैं, तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है। आगे यहाँ पर भरने के लिए मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी होगा, यहाँ पर भरने के लिए 2, यहाँ पर भरने के लिए 1। तो कहने का मतलब इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी ये हो गया 6 का फैक्टोरियल। रिजल्टेंट टोटल कितना था आउटकम, तो 6 पावर 6 था। तो कहने मतलब ये आंसर मेरा ऑप्शन ई होने वाला था, सी होने वाला था। अब 136 नंबर क्वेश्चन क्या था, ये 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सिक्के को 2 बार फेंका गया, कम से कम एक हेड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। यानी एक सिक्के को 2 बार फेंका गया, तो हो सकता है कि मान के लिए एक सिक्के को एक बार फेंके तो हो सकता है कि पहला पर हेड, पहली बार फेंके तो हो सकता है हेड आया। फिर दूसरा सिक्का को फेंके तो हो सकता है कि वहां दूसरा सिक्का पर पहली बार मतलब टेल आया हो। 2 सिक्के को 2 बार फेंका गया है, एक एक सिक्के को 2 बार फेंका गया, हो सकता है एक सिक्का को जब हम पहली बार फेंके तो हेड आया हो सकता है कि उसी सिक्का को जब दूसरी बार फेंका गया हो तो टेल आया हो, ऐसा हो सकता है। या हम मान लेते हेड ही आया होगा, पहला पर हेड आ गया, मान के लिए दूसरा बार फेंके तो वहां पे हेड ही आया होगा। हो सकता है कि पहला पर हेड आया हो, यानी एक बार जब फेंके थे पहली बार तो हो सकता है हेड आया हो, और दूसरी बार हो सकता है टेल आया हो। इस तरह से कितना पॉसिबिलिटी बनेगा, तो इस तरह से बन सकता है टोटल कितना पॉसिबिलिटी, तो 4 पॉसिबिलिटी इस तरह से बनेगा। अब पूछा जाए एक हेड आएगा, इस बात की प्रायिकता निकालिए, कम से कम एक हेड आएगा। तो कम से कम एक हेड कहाँ कहाँ आ रहा है, एक हेड यहाँ आ रहा है, एक हेड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर 2 हेड आ रहा है, तो कम से कम एक तो यहाँ पे आ ही रहा है। तो टोटल डिजायर कितना है, 3, और टोटल आउटकम कितना है, 4। तो यानी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो होता है कम से कम एक हेड प्राप्त करने का, वो होता है 3/4। आगे 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या था। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो रिक्तियों के एक पोस्ट के साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में एक पति और पत्नी उपस्थित रहे। अगर पति के चयन होने की संभावना 1/7 है, पत्नी की चयन होने की संभावना अगर 1/5 है, तो वो दोनों के चयन होगा, इस बात की प्रायिकता निकालिए। तो मान लेते हैं इंटरव्यू में दोनों शामिल है, पति और पत्नी, दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मान लेते हैं जो पति है, हस्बैंड, इसकी पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं। हस्बैंड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्वेश्चन में दिया हुआ 1/7। प्रोबेबिलिटी किसका, हस्बैंड का, इसका कितना है, 1/7। दूसरा पूछा है पत्नी, पत्नी की प्रोबेबिलिटी कितना है सिलेक्शन होने का, तो वाइफ का है यहाँ पर 1/5। दोनों का चयन होगा, इस बात की प्रायिकता कितना होगा, तो ये हो जाएगा जो हस्बैंड है और जो पति है दोनों का आप क्या कर लीजिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों का जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/35। दोनों स्वतंत्र इवेंट है, दोनों स्वतंत्र घटना है, 1/35 हो जाएगा। अगर अगर यहाँ पे ये पूछता, दोनों इंटरव्यू के लिए गया, एक का सिलेक्शन, एक का जो प्रोबेबिलिटी पति का दिया हुआ है संभावना 1/7 और पत्नी का दिया हुआ है 1/5। अगर ये पूछता क्वेश्चन में कि दोनों में से किसी भी एक का चयन होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो कैसे निकालते वो देखिए। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता था, दोनों का चयन नहीं होकर के पूछता दोनों में से किसी एक का चयन होगा, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते, मान के चलते हैं कि हो सकता है पहले पति का सिलेक्शन हो जाए, पति का यानी हस्बैंड का सिलेक्शन हो सकता, मान लेते पहला होता, तो किसी एक का करना है सिलेक्शन। तो अगर हस्बैंड का सिलेक्शन होता है, इसका मतलब वाइफ सेलेक्ट नहीं होती, तो वाइफ सेलेक्ट नहीं होगी, इसकी प्रायिकता कितना है, तो एक में से माइनस कर देते हैं वाइफ वाले को, यानी एक माइनस कर देंगे वाइफ की जो प्रोबेबिलिटी है उसका। ऐसा क्यों करते हैं, हम जानते हैं कोई भी घटना जब घटित होती है
तो उसका जो प्रोबेबिलिटी यानी संभावना जो होता है 0 से 1 के बीच में ही होता है, और 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन जो भी वैल्यू आएगा 0 1 के वैल्यू 1 और 0 और 1 के बीच में ही होगा। और एक चीज हमें ये भी पता है, जब कोई भी घटना घटित हो और वही घटना घटित ना हो, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी का जो योगफल होता है यानी सम होता है वो 1 होता है। तो जब पत्नी के चयन होने की संभावना 1/5 है, तो इसके चयन नहीं होने की संभावना कितना हो जाएगा? तो एक में से माइनस कर देंगे 1/5 को। दूसरा, अगर पूछता पत्नी यहाँ पे हस्बैंड का सिलेक्शन हो रहा है, हो सकता है कि हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं हो, वाइफ सेलेक्ट हो जाए, तो वाइफ सेलेक्ट हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/5। हस्बैंड सेलेक्ट नहीं होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हस्बैंड सेलेक्ट हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7, नहीं होगा सेलेक्ट तो 1 में से माइनस कर देते 1/7 को। तो इसको हल करने के बाद जो भी वैल्यू आता वो दोनों में से किसी एक का चयन होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है? 11 13 15 13 क्या है 17 19 17 का बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होता है? जो चरमान अधिकतम बार आता है, मैक्सिमम टाइम्स आता है, वही उसका क्या होगा? बहुलक होता है।